नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। बात करेंगे हमारे खास कार्यक्रम महामुकाबला की। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। किसने तंज कसा, किसने निशाना साधा और चुनावी माहौल क्या है, इस कार्यक्रम के जरिए जानेंगे। तो हरियाणा की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। दरअसल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेते हुए कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वालों में चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन के नाम शामिल हैं। 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन देने पर भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि वो मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इन तीनों विधायकों ने पत्रकारों से भी बातचीत की और ये वजह बताई कि क्यों वो कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। देखिए, इनसे ये लगता है कि मौजूदा सरकार से लोगों का विमुख हो गया और ये लोगों की बात देखकर ही आज उन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था समर्थन वापस दिया इन्होंने और भारी बात से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला, जनहित का फैसला है। और आज जन किसी में है कि ये माहौल बनेगा, एक लहर कांग्रेस के पक्ष में चल रही है, तभी योगदान होगा कि ये बाहर से कांग्रेस का समर्थन करेंगे। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है और ये जन भावनाओं की कदर करते हुए इन्होंने ये फैसला लिया। आज 88 का हाउस है, 40 भारतीय जनता पार्टी के हैं, जेजेपी के समर्थन से और इंडिपेंडेंट के समर्थन से सरकार चल रही थी। जेजेपी का समर्थन वापस हो चुका है और इंडिपेंडेंट भी उनके साथ नहीं है। आज जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है वो अल्पमत की सरकार है और मैं समझता हूं कि अब उनको एक पल भी, एक क्षण भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें खुद ही इस बात को छोड़ देना चाहिए और विधानसभा के लिए हिम्मत है तो विधानसभा के चुनाव में साथ साथ कराने चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं। और अभी जो हमारे साथियों ने जो समर्थन दिया है, मैं एक बार पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कई फैमिली आई थी और कई प्रॉपर्टी आई थी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया। हम तो अपने प्रदेश ही समर्थन दे रहे हैं। जनता की आवाज है, जनता दुखी है। आप सभी पत्रकार, छायाकार साथी हर रोज फील्ड में रहते हो और आप ही लोग दिखाओ, गई गई गई, आप ही लोग तो दिखाओ। मैं तो पिछले किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ हूं। जहां सरकार की गलत नीति थी वहां उसका विरोध किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो प्रतिपक्ष सैनिक आ गई उसके अंदर मैंने समर्थन किया। एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और आज भी जो सरकार की गलत नीति थी उसका हमने डट कर विरोध किया। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हर बार विधानसभा में पिछला रिकॉर्ड उठाते थे, हर बार मैंने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे है वहाँ स्टाफ नहीं। 36 राज्य 25 बुजुर्ग ने आशीर्वाद किया तो उस समय सरकार बनाने का उनको जरूरत थी, हमें बुलाया गया। बार बार हमने अपनी जनता से पूछा। 5 विधायक का मैसेज थे, श्री नयनपाल रावत, श्री सोमवीर सांगवान, श्री रणधीर गोलन जी और एक में हमने लोटे में नमक डाला था भाई जब तक त्रिभुवन राज्य है उसको हम समर्थन देंगे। हमारे सेनापति चले गए छोड़ के
तो हमें इस बात का दुख होया। और जो हल्के में ये हमारे सरपंच साहब है यहाँ, जो 2 ब्लॉक है लोहड़ी में, श्री सुशी जम्बा, ये सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है जितेंद्र सिंह सरदार जी हैं हमारे साथ कई दिन से, ये 11 तारीखों में हमारे साथ। इसमें एजुकेशन में बैठे सरपंचों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, हम किसानों को हित में देखते हुए, सरपंचों को हित में देखते हुए हम इस सरकार से समर्थन वापस किए। और अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर चर्चा के लिए। अमित जी, किस तरह से देखा जाए इन 3 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देना और किस तरह की तस्वीर अब उभरकर सामने आ रही है? देखिए विनय, सबसे अहम बात है कि आज का ये राजनीतिक तौर पर घटनाक्रम बड़ा है और हरियाणा की राजनीति के लिए एक तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिए हुए 3 निर्दलीय विधायकों का इस सरकार में समर्थन वापस लेना और कांग्रेस के खेमे में जाना सरकार के लिए तो झटका है ही निश्चित रूप से। हालांकि अगर तकनीकी भाषा में देखें और तकनीकी के जानकार जो राजनीति के जानकार हैं, कानूनी पेचीदगियों को समझते हैं, वे समझ सकते होंगे कि हरियाणा की सरकार को अभी कोई खतरा नहीं है। और देखिए भले ही सरकार को अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो उनकी संख्या जो है वो अल्पमत में आ गई है सरकार, लेकिन जब तक फ्लोर टेस्ट और अविश्वास प्रस्ताव देखिए एक बार पेश हो जाता है तो 6 महीने का उसके लिए गैप पीरियड होना जरूरी है। तो ऐसे में अभी 6 महीने के हिसाब से, क्योंकि मार्च में बजट सत्र के दौरान ही सरकार के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जो गिर गया था। अब उसके लिए 6 महीने का अगर समय देखें तो वो सितंबर तक का समय रहता है। तो ऐसे में और पूरी प्रक्रिया का अगर पालन किया जाएगा तब भी जो है वो अविश्वास प्रस्ताव दोबारा से नहीं लाया जा सकता। हालांकि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जो सरकार है वो अल्पमत में है और नायब सिंह सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित रूप से अगर सदन की स्थिति की मौजूदा देखे विनय तो 90 सदस्यीय सदन है देखिए हरियाणा का, और उसमें 2 सदस्य कम हो चुके हैं क्योंकि रणजीत सिंह का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और सांसद मनोहर लाल का भी इस्तीफा मंजूर हो चुका है। हालांकि एक उपचुनाव जो है वो अभी हो ही रहा है, लेकिन उसके और साथ साथ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो हैं गोपाल कांडा सिरसा के विधायक है, वे सरकार के साथ अब तक भी खड़े हैं और लगातार वे पहले से भी कहते रहे कि मैं सरकार के साथ हूँ। और दूसरी अभी और भी जैसे राकेश दौलताबाद की बात करें, पिछला विधायक है नयनपाल रावत, उनकी बात करें, हालांकि राकेश दौलताबाद का भी नाम चला था कि वे इस्तीफा जो है वो वे भी समर्थन दे सकते हैं कांग्रेस को, लेकिन अब वे आए नहीं थे, केवल 3 ही विधायक आए थे, छोटे विधायक राकेश दौलताबाद आए नहीं है। तो ऐसे में 43 सदस्य देखिए अभी भी सरकार के साथ है। अल्पमत है, तकनीकी तौर पर अल्पमत में सरकार है, लेकिन सरकार को कोई खतरा नहीं है क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में ही देखिए हरियाणा की विधानसभा के चुनाव संभावित तय होने हैं। ऐसे में सरकार को कोई खतरा फिलहाल नजर नहीं आता है। जी हाँ, और अमित ये तो आपने बात की विधानसभा के अनुसार अगर बात करें, लेकिन अब फिलहाल मौजूदा समय में ये समय अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव का समय, ऐसे समय में इन 3 विधायकों का समर्थन देना कांग्रेस को किस तरह का इफेक्ट डालेगा मौजूदा जो समय में इलेक्शन चल रहे हैं उन पर? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर बात करें तो सबसे अहम बात है कि लोकसभा चुनाव के लिए देखिए जब इतना प्रचार चल रहा है और उस दौरान कांग्रेस की कई सीटों पर भाजपा के साथ सीधी भिड़ंत है। और देखिए ऐसे में 3 निर्दलीय विधायक जो अब तक सरकार के साथ खड़े थे, एकाएक उनका समर्थन जो है वो कांग्रेस को देना तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए तो फायदेमंद रहता ही है। और राजनीति में और चुनावी राजनीति में खासतौर पर हवा का जो है बड़ा महत्व होता है। राजनीतिक तौर पर हवाएं इस प्रकार से बदलती है तो कहीं ना कहीं देखिए जिस प्रत्याशियों के क्षेत्र में यह पड़ते होंगे, चाहे धर्मपाल गोंदर की बात करें, वे नीलो खेड़ी से विधायक हैं, जो दूसरे विधायकों की बात करें भिवानी से भी चर्चित आदमी जो आता है भिवानी महेंद्रगढ़ में आता है, तो ऐसे में उन विधायकों की बात करें तो उन क्षेत्रों में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तो निश्चित रूप से उनका तो एक तरह से फायदा उनको मिलता ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अमित तिवारी इस बातचीत के लिए। तो वाकई में विधानसभा के नजरिए से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा उलटफेर कहा जाएगा, लोकसभा के नजरिए से कहेंगे तो इसका फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो जो क्षेत्र से ये विधायक आते हैं जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, इन तीनों विधायकों की अगर बात करें निर्दलीय विधायकों की, तो वहां पर तस्वीर जरूर बदलती हुई नजर आएगी।
तो ये जो उलटफेर देखने को मिला है, इसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुना देते हैं। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियां आई है मेरे पास भी, कई विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है तो उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी। उधर बड़ौदा में सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। सीएम सैनी की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी लोगों से झूठे वादे करते हैं और राहुल गांधी के झूठ के कारण राजस्थान में 4000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सभी किसानों का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। अरे अभी एक झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने और कहने लगा कि मैं 1 लाख रुपया गरीब के खाते में पहुंचाऊंगा। अरे भले आदमी तय कैलकुलेशन तो ठीक कर लेंदा, तय 1 लाख कैसे पहुंचा देगा? पता नहीं वोट लेने का किस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं। और उसने बोल दिया, कहा 1 लाख रुपया गरीब के खाते में पहुंचाऊंगा। अरे 48 लाख लोग हैं, 50 लाख करोड़ का बजट है और 46 करोड़ रुपए का बजट है, उसके लिए 50 लाख करोड़ रुपया बनता है। अरे कहां से देगा ये कहां से देगा? इसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, झूठ बोलते हैं। अभी मैं राजस्थान के अंदर था, चुनावों के अंदर, आप सब लोग भी शायद वहां कहीं ना कहीं आपके पास बात आई होगी। जब मैं राजस्थान के चुनाव के अंदर गया तो वहां के लोग मुझे कहने लगे कि चुनाव चल रहा था, ये पिछले चुनाव की बात है, कि अंत समय के ऊपर राहुल गांधी मंच के ऊपर आया और मंच के ऊपर आकर के कहने लगा कि आप मुझे वोट दें और मैं किसानों का सारा कर्जा, कहा गिनती गिनी 1 2 3 4 10 तक, कहा 10वें दिन का लाल पेन से लकीर मार दूंगा, सबका कर्जा माफ कर दूंगा। झूठ बोल दिया, बोलने में कोई जोर लग रहा था, कह दिया। परंतु उसका दुष्परिणाम क्या निकला? 4000 राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसी का कर्जा एक भी भाइयों रुपया माफ नहीं हुआ। उधर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह के लिए उनके बेटे अक्षत राव ने लोगों से वोटों की अपील की। अक्षत राव ने महेंद्रगढ़ हल्के के 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रति बड़ा जोश और जुनून दिखाया है और ये देखने को मिल रहा है और बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल से लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा और खाली पड़े रिक्त पदों को भरा जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। इस दौरान अक्षत राव ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी राव दान सिंह की भारी मतों से जीत का दावा भी किया। देखो जी, बड़ी चिलचिलाती गर्मी है, कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने इस गर्मी के अंदर माहौल और गर्म करने का काम कर दिया है। कांग्रेस के हर एक साथी के अंदर आज मन के अंदर मेहनत और जोश और मशक्कत करने के मन में आ गई है। जनता उठ चुकी है, जनता ने तय कर दिया है कि ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा नहीं रहा है, ये चुनाव जनता और भाजपा करके सुबह उठने के अंदर जोश इतना होता है, सुबह उठ के हम निकल लेते हैं। रात को भले आए 3 बजे, सुबह 5 बजे फालतू बिस्तर पे नहीं रुका जाता, पैर खुद ब खुद चल रहे हैं, युवाओं की साथी जोश की वजह से चल रहे हैं। लोगों की समस्याएं खत्म करनी है, बस अब ये इच्छा है। हमारी प्राथमिकता रोजगार है, रोजगार हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। हमारे को पूरा विश्वास है आने वाले समय के अंदर हम लोग रोजगार की लड़ाई करते हुए IMT खुडाना लाएंगे। हमारे यहाँ की सरकारी नौकरियां जो 2 लाख पद खाली पड़े उनको भरेंगे और हमारे अग्निवीर खत्म करेंगे। और युवाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है, और सब वो ठीक हो गए तो सारा प्रदेश और देश सब ठीक हो, रोजगार मिल गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी डाडोत में आए हैं, केलों से तोला गया है, क्या कहोगे गांव को लेकर? गांव वाले तो माइक पे बोल रहे थे कि हम जिताएंगे। गांव वालों को तो एक ही बात कहेंगे, आज आप केलों से तोल रहे हो, मैं भारी भरकम इंसान हूँ, मैं भारी भरकम इंसान हूँ। जब आप लोगों को भारी तरीके से काम करना जानता हूँ,
जब आप लोगों का आशीर्वाद होगा, किसी मेरे भाई को मेरी जरूरत पड़ेगी, उसकी एक आवाज पे उसी भारी तरीके से, उसी जोश से मैं इनको यहाँ पे काम करके तोल के दिखाऊंगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक सोच है कि जो कहो उसको करो, और आज तक वहीं देश में जारी लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दोपहर 12 बजे तक सुस्त गति से चलने वाले मतदान ने 1 बजे के बाद उत्साह के साथ रफ्तार पकड़ी, जिसके बाद शाम 5 बजे तक का आंकड़ा जब सामने आया तो वाकई में ये सुखद था। 60.19% मतदान 5 बजे तक दर्ज किया गया। तीसरे चरण के तहत मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंसा की कुछ छुटपुट खबरें भी सामने आईं। तो गुजरात की अगर बात करें तो यहां पर भी मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में मतदान हुआ है, महाराष्ट्र में मतदान हुआ है। तो लोकसभा के तीसरे चरण में 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हुआ। तीसरे चरण में कई दिग्गजों ने अपना वोट डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपना वोट डाला, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के साथ गांधीनगर के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में अपने मत का प्रयोग किया। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। इसके अलावा आपको बता दें कि चाहे वो कर्नाटक के पूर्व सीएम हो, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो या फिर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हो, इन तमाम दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया। इन तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से इन दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया और लोगों से ये अपील की कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। मोदी को 400 सीटें यानी एक प्रकार से 2019 से 24 जो दिया उसको रिपीट करने के लिए मैं कह रहा हूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी घोषित न कर दे और ओबीसी का जो कोटा है उसमें डाका न डाले।
तो लगातार ये वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। उधर झारखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने आड़े हाथों लिया और कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी में चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। संविधान से आपको आरक्षण मिलता है, संविधान से आपको नौकरियां मिलती है, संविधान से आपके बच्चों की शिक्षा होती है, संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है। अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। अपने वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के कारण युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, महिलाओं को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है, राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बार हर वर्ग के लोग मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे। लोगों ने भी ये कहा है कि पिछली बार उनसे गलती हुई जिसका वो पश्चाताप करना चाहते हैं। सभी बिजनेसमैन, गरीब तबके के लोग भी सभी मिलके इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर लाएंगे और भारी बहुमत से चुन के देंगे, ये सबका कहना है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें अमित शाह की तरफ से पहले भी ये कहा गया था कि पीएम मोदी जो हैं वो लगातार बरगला रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने इस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये बात जनता समझ चुकी है। साथ ही अमित शाह को लेकर उन्होंने कहा कि वो इतना डर गए हैं कि सभी को भड़का रहे हैं। भड़का रहे हैं, डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं।
लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, इस तरह की बात। तो राजनीतिक उठापटक और सियासी घमासान का ये दौर लगातार अभी देखने को मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच अब लोकसभा चुनाव का ये महामुकाबला भी काफी दिलचस्प हो गया है। इंतजार 4 जून का है, देखना होगा कि परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।